अच्छा, अब देखें यहाँ पे हम जो ये सॉल्ट वो स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्ट की प्रिपरेशन की तरफ हम आएंगे, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट हमारे पास वो बनता कैसे, कौन कौन से मेथड हमने करें सॉल्ट के ना, ठीक है। अच्छा देखें, सबसे पहले जो हमने सॉल्ट के मेथड करे ना उसमें, देखें उसमें सबसे पहले तो हमने क्या किया था कि सॉल्ट असल में होता क्या है। सॉल्ट में मेरे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। जैसे यहाँ पर एक सॉल्ट वो बना के देखते हैं। जैसे पहली सॉल्ट की प्रिपरेशन क्या है, जब हम एसिड का रिएक्शन करते हैं मेटल से ना, तो सॉल्ट प्लस H2 गैस लिबरेट होती है। ये हमने इसकी सॉल्ट एसिड के रिएक्शंस में किया था। जैसे यहाँ पर हम रिएक्शन कर रहे हैं HCl का Na से, तो ये Na क्या करेगा, इस H को रिप्लेस कर लेगा और ये बना लेगा NaCl। अब ये जो मेरे पास NaCl है, अगर मैं इसको एनालाइज करूँ ना, तो ये जो NaCl है, Na और Cl, ये जो पॉजिटिव आयन है ये आया है मेटल से। जो पॉजिटिव आयन है ना Na, ये पॉजिटिव आयन है, ये आया है मेटल से। और जो नेगेटिव आयन है वो आया है एसिड के नेगेटिव आयन से। नेगेटिव आयन ऑफ एसिड, ये एसिड के नेगेटिव आयन से आया है, ठीक है। और ये तो Na जो है मेरे पास मेटल, जो उसका पॉजिटिव आयन होगा सॉल्ट का, वो मेटल होगा। और जो नेगेटिव आयन होगा वो क्या होगा, एसिड के नेगेटिव आयन से आएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे एसिड है, ठीक है, ये HCl है, तो H प्लस है और Cl माइनस है। तो जो ये Cl माइनस है वो क्या हो गया, यहाँ सॉल्ट का भी नेगेटिव आयन यहाँ पे हमारे पास वो बन गया, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका मेटल का जो है वो, जो मेटल था वो इसका पॉजिटिव आयन वो बन गया। तो जो इसका पॉजिटिव आयन है वो मेटल से आता है, और जो नेगेटिव आयन है वो एसिड के नेगेटिव आयन से आता है। इसी तरीके से हम एसिड का रिएक्शन करते थे अल्कली या बेस के साथ ना, ठीक है, तो उससे भी क्या बनता था, सॉल्ट बनता था। हम एसिड का रिएक्शन अल्कली के साथ करते थे, तो वहां पे भी क्या बनता था, सॉल्ट प्लस H2O। लेकिन वहां पे H2O बनता था, H2 नहीं वो बनता था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अल्कली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं HCl का रिएक्शन, ये HCl का रिएक्शन करा दूं NaOH के साथ, तो जो Na को मेटल है वो रिप्लेस कर लेगा Cl को, सॉरी H को, एसिड के, तो ये बन जाएगा NaCl। अब देखो ये उसी तरीके से हो गया, ठीक है। जो मेरे पास वो मेटल था, जो यहाँ पे Na प्लस है, अब यहाँ पे है नहीं क्या है, इसका जो पॉजिटिव आयन है वो क्या है, वो मेटल है। जो नेगेटिव आयन है वो क्या है, एसिड के नेगेटिव आयन से आया है, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहाँ पे अगर मैं ऐसा किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दूं, एसिड प्लस मेटल, अच्छा अल्कली में सी बात है, अल्कली खुद क्या होता है, अल्कली होता है मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अल्कली खुद मेटल हाइड्रोक्साइड है। तो जो मेटल होगा मेटल हाइड्रोक्साइड का, वो सॉल्ट का पॉजिटिव आयन पे बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं मेटल को कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करूं तो सॉल्ट बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, प्लस H2O, सही। तो यहाँ पे भी वही होगा, जो मेरा HCl यहाँ पे बनेगा, अगर रिएक्शन कर रहा हूँ, अगर ये Na2CO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या होगा, जो H है, जो Na है वो H को रिप्लेस कर लेगा, तो यहाँ पे वही बन जाएगा NaCl और CO2 प्लस H2। बैलेंसिंग अभी नहीं करी इसमें, बैलेंसिंग करना हमारा पर्पज अभी यहाँ पे हमारा कुछ वो भी नहीं। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ है, जो यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आसानी हो। जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ से आएगा, मेटल से। जो नेगेटिव आयन है सॉल्ट का ना, वो कहाँ से आएगा, नेगेटिव आयन ऑफ एसिड से। बस ये चीज़ जो है ना, आप याद को रखना, तो इशू नहीं होगा। अब इसी तरीके से क्या होता है, हमारे पास वो सॉल्ट होता है, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होती है कि कौन सा सॉल्ट कितना वो सॉल्युबल है, ठीक है। कौन सा सॉल्ट कितना वो सॉल्युबल। अच्छा देखो, सॉल्युबिलिटी के भी तीन जो है ना वो लेवल होते हैं। एक होता है
सॉल्युबल, एक होता है इनसॉल्युबल, यानी कि सॉल्युबल नहीं है, और एक होता है पार्शियल सॉल्युबल। तो ये अलग अलग क्या लेवल है सॉल्युबिलिटी के, सॉल्युबल, पार्शियल सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल क्या है, जो कि सॉल्यूट पूरे का पूरा डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में। ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल क्या है कि थोड़ा सा जो है डिसॉल्व, कंप्लीट जो है वो सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो सॉल्वेंट में। इनसॉल्युबल क्या है कि कुछ भी डिसॉल्व ना हो, ऊपर पीपीटी आ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर तीन जो है वो स्टेजेस होती हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबल क्या है, जो पूरे का पूरा सॉल्युबल है, नहीं पूरे का पूरा सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में। पार्शियली सॉल्युबल, पार्शियल सॉल्युबल क्या है, जो कि थोड़ा बहुत जो है वो डिसॉल्व हो जाए। इन सॉल्युबल क्या है, जो बिल्कुल ही डिसॉल्व ना हो। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे पास ये वो टाइप्स होती हैं इसकी। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कुछ सॉल्ट्स हैं जो कि, अच्छा अब यहाँ पे जाहिर सी बात है पार्शियल सॉल्युबल के ऊपर तो हम बात नहीं करते, हम तो यहाँ पे सिर्फ दो कैटेगरीज के ऊपर बात करते हैं, या तो सॉल्युबल होगा या फिर इनसॉल्युबल होगा। तो जो सॉल्युबल सॉल्ट है उसमें हम, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें ये सोडियम सॉल्ट है, पोटेशियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट है और नाइट्रेट सॉल्ट है। ये चार के चार सॉल्ट जो है ये कंप्लीट जो है ना, इनकी 100% पर सॉल्युबिलिटी होती है, इनमें कोई भी इनसॉल्युबल नहीं आता। ठीक है, क्लोराइड सॉल्ट्स में एक्सेप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, क्लोराइड सॉल्ट्स में इन एक्सेप्शंस आ जाते हैं। सोडियम सॉल्ट पूरे का पूरा वो सॉल्युबल है, पोटेशियम सॉल्ट सॉल्युबल है, अमोनियम सॉल्ट सॉल्युबल है, नाइट्रेट सॉल्ट सॉल्युबल है। अब यहाँ पे जो है ना एक्सेप्शंस आ जाएंगे। जो क्लोराइड सॉल्ट्स है वो सॉल्युबल है, एक्सेप्ट दो सॉल्ट हैं ऐसे जो सॉल्युबल नहीं है, लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड। ये दोनों वो सॉल्युबल तो नहीं होते, बाकी सारे के सारे क्लोराइड सॉल्ट्स वो सॉल्युबल हैं। इसी तरीके से जो सल्फेट सॉल्ट्स हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल है एक्सेप्ट बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट स्पेरिंगली वो सॉल्युबल होता है, यानी कंप्लीट इन वो सॉल्युबल नहीं है, थोड़ा बहुत जो है डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, जो स्पेरिंगली सॉल्युबल हो, थोड़े से वो सॉल्युबल हो, आप उनको सॉल्युबल बना सकते हैं बाय हीट और बाय समथिंग। इसी तरीके से फिर हमारे पास आता है वो सॉल्ट जो कि सॉल्युबल नहीं है, वो हमारे पास क्या है, वो है कार्बोनेट सॉल्ट। CO3 के जो सॉल्ट होते हैं वो हमारे पास वो सॉल्युबल तो नहीं होते, एक्सेप्ट थ्री: सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट। ये तीन सॉल्ट है कार्बोनेट के जो कि वो सॉल्युबल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री कोई भी जो है वो कार्बोनेट का सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होता। सही। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इन अब यहाँ पे इन सॉल्ट्स की प्रिपरेशन आती है। अब यहाँ पे क्या आता है, इन सॉल्ट्स की प्रिपरेशन आती है। अब इन सॉल्ट्स की ये प्रिपरेशन किस तरीके से आएगी, उसको उसके ऊपर हम को बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें चीज क्या देखनी कि भाई जो हमारा सॉल्ट है वो सॉल्युबल है या नहीं है। सबसे पहले आते हैं सॉल्युबल सॉल्ट की तरफ, कि सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन क्या है। ठीक है, अच्छा देखो, सॉल्युबल सॉल्ट वो कैसे बनता है, जो मैंने भी ऊपर आपको बताया था। एसिड का आप रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, या तो किससे कर रहे हो, मेटल से कर रहे हो, या मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ कर रहे हो, या किसी मेटल ऑक्साइड के साथ कर रहे हो। ये दोनों बेस अल्कली कहलाते हैं। या फिर आप किसी मेटल वो कार्बोनेट के साथ कर रहे हो। ठीक है, तो होता क्या है जब आप इन तीनों के साथ रिएक्शन इसका करते हो, तो देखो बनना तो सॉल्ट है। ठीक है, बनना क्या है, सॉल्ट बनना है। सही। अब इसमें ये, सॉरी, सॉल्युबल सॉल्ट बनना है, ये चीज बताना जरूरी है। क्या बनना है, सॉल्युबल सॉल्ट बनना है यहाँ पे। सब में एक ही चीज बननी है, क्या, सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, सब में वही आना है। अब यहाँ पर थोड़ी
डिफरेंट चीज आती है। डिफरेंट चीज क्या आती है, किस सेंस में आती है, कि यहाँ पर जो आप एसिड के साथ मटेरियल यूज कर रहे हो ना, आप यहाँ पे जो एसिड के साथ मटेरियल यूज कर रहे हो, यानी कि जो आप मेटल यूज कर रहे हो, मेटल हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हो, मेटल ऑक्साइड यूज कर रहे हो, या मेटल कार्बोनेट यूज कर रहे हो, जो आप एसिड के साथ मटेरियल यूज कर रहे हो, क्या वो सॉल्युबल है या फिर नहीं है। तो ये जो एसिड के साथ आप मटेरियल, द मटेरियल यूज विद द एसिड, इज इट सॉल्युबल और नॉट। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स स्टार्ट होती हैं। मटेरियल रिएक्टेड विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट इज सॉल्युबल और नॉट। अब इसके ऊपर हमारे पास ना बहुत सारी टाइप्स स्टार्ट हो जाती हैं कि वो सॉल्युबल है या नहीं है। तो देखें, अब यहाँ पर वो जो मटेरियल आपने यूज किया ना, मेटल यूज किया, मेटल हाइड्रोक्साइड यूज किया, या फिर मेटल ऑक्साइड यूज किया, या फिर मेटल कार्बोनेट यूज किया, जिसका आपने रिएक्शन करा है एसिड के साथ, अब ये सॉल्युबल है या नहीं है। सॉल्ट सॉल्युबल ही आएगा, ये बात याद रखना, जो भी सॉल्ट बनेगा ना इसका, वो सॉल्युबल ही आएगा। मैं अभी मटेरियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने ये वो कार्बोनेट यूज किया है, जो सल्फेट यूज, सॉरी, जो मेटल कार्बोनेट यूज किया है, जो मेटल ऑक्साइड यूज किया है, जो मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल यूज किया है, ये वो सॉल्युबल है ही नहीं है। अगर ये वो सॉल्युबल है, तो फिर तो हम टाइट्रेशन के वो मेथड के जरिए करेंगे। सही है। अगर ये सॉल्युबल है, ठीक है, यस, तो फिर यहाँ पे टाइट्रेशन मेथड आता है। ठीक है। तो टाइट्रेशन मेथड आप में से ज्यादातर को याद होगा, ठीक है, जिसमें दोनों चीजें सॉल्युबल होती हैं। जिससे वो आपने नंबर ऑफ और दोनों का अमाउंट मालूम करना होता है। अगर नहीं, तो फिर इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर अलग होता है। होता यही है, बट थोड़ा सा वो डिफरेंस आ जाएगा। अगर वो सॉल्युबल तो नहीं है, तो आप पहले ये इस तरफ आते हैं कि जिसमें मटेरियल हमारा सॉल्युबल वो नहीं है। ठीक है। सॉल्युबल सॉल्ट में रिएक्टेंट यूज्ड विद एसिड इज नॉट सॉल्युबल। सही है। जो कि हम रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं ना, वो सॉल्युबल नहीं है। तो उसमें क्या होगा, ये प्रिपरेशन कैसे होगी, आए इसकी ये प्रिपरेशन की तरफ हम आते हैं। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा, सोडियम पोटेशियम कॉपर, सोडियम पोटेशियम कॉपर, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम कॉपर और सिल्वर, ये तीनों ज़्यादातर सॉलिबिलिटी में आ जाते हैं। ठीक है। तो इनको हम यहाँ पे नहीं लेंगे, इनके अलावा कोई भी आएगा तो उसको हम तो ले लेंगे, वैसे वो बता देगा हमें। ठीक है। ये जो चीज़ हमारे पास है वो सॉल्युबल है या नहीं है, यानी कि जिससे हम चीज़, जिसका हम एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, वो सॉल्युबल है या नहीं है। सही। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं किसका, जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं। जिंक मेरे पास इनसॉल्युबल होता है, तो जिंक का हम रिएक्शन करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक का हम रिएक्शन करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सही। अच्छा, यहाँ पे मेटल आप कोई भी यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट, मैंने बताया ना, मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, या मेटल ऑक्साइड है, या खाली मेटल है। तो यानी पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर और सिल्वर, इनके अलावा आप कोई भी यूज को कर सकते हो, ये ज्यादा जो है सॉल्युबल में आ जाता है। तो क्या है, जिंक का रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्ट बन रहा है, वो बन रहा है ZnSO4 प्लस H2 गैस, वो लिबरेट हो रही है। जिंक मेरे पास क्या है, सॉलिड है, ये एक्वस है, जो सॉल्ट बन रहा है वो भी एक्वस है, और H2 गैस लिबरेट हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर मुझे इनका जो है रिएक्शन करना है, और आगे एक पूरा प्रोसीजर जो है वो रन करना है। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले हम आते हैं रिएक्शन की तरफ। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम
जिंक लेते हैं एक्सिस में। पहले तो उसकी ये बेसिक चीजें आ जाए ना। हम जिंक लेते हैं एक्सिस में। जिंक हमने एक्सिस में लिया। और ये लेते हैं हम लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहले तो इस चीज को हमें समझना है कि भाई जिंक को हमने एक्सिस में क्यों लिया, H2SO4 को लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों लिया, क्योंकि देखो H2SO4 एसिड है। अगर वो आफ्टर रिएक्शन भी पुराएगा तो वो जो सॉल्ट की प्रॉपर्टीज है उसको डीनेचर कर देगा, वो अपनी प्रॉपर्टीज लेगा। एसिड स्ट्रांग होता है इन टू नेचर एज कम्पेयर टू सॉल्ट। तो वो अपनी ये प्रॉपर्टीज को ये ऊपर ले आएगा, और जो सॉल्ट की प्रॉपर्टीज है उसको सप्रेस कर देगा। सही। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम जिंक एक्सिस में वो लेते हैं। सही है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या किया, जिंक एक्सिस में लिया और लिमिटिंग रिएक्टेंट लिया एसिड। ठीक है। वी टेक द एसिड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट एज एसिड विल denature the salt if it remains after the reaction। अगर वो रिएक्शन के बाद भी रह गया तो क्या करेगा, जो सॉल्ट है उसको डीनेचर कर देगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये होता है क्या है कि हमने यहाँ पे Zn का रिएक्शन किया। ठीक है। Zn और H2SO4 का एक सिंपल सा रिएक्शन किया, ZnSO4 प्लस H2 बन गया। ठीक है। अब आफ्टर रिएक्शन होगा क्या, मेरे पास बचेगा क्या, H2SO4 पूरे का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आफ्टर रिएक्शन मेरे पास बचेगा जिंक सॉलिड, ZnSO4 एक्वस और H2 गैस। तो अब मेरे पास एक सॉल्यूशन तो बच जाएगा वो मेरे पास। ठीक है। आफ्टर रिएक्शन मेरे पास एक सॉल्यूशन तो बच गया। सॉल्यूशन मेरे पास किसका वो बचा है, जिंक सॉलिड डिजोल्व इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। H2 गैस को तो हम इतना काउंट नहीं करते। ठीक है। तो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा, जिसमें जिंक वो सॉलिड होगा और H2 गैस जिंक सल्फेट जो हो उसमें होगा। ठीक है। अब ये मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया जिसमें ये दोनों चीजें। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जिंक सल्फेट, जो जिंक है उसको जिंक सल्फेट से अलग करना है, और इसको एक ड्राई फॉर्म में लेके आना है। अभी ये एक्वस फॉर्म में वो फॉर्म पे में है। तो अभी मुझे क्या करना है, जो मेरे पास है उसको फिल्टर करके जिंक को रिमूव करना है। जिंक को रिमूव करने के बाद जिंक को रिमूव करने के बाद मुझे इससे क्या वो लेके आना है, एक ड्राई जिंक सल्फेट वो लेके आना है। तो इसमें एक पूरा सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट वो चलता है जिससे ये सब चीजें हम अचीव करते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमारे पास ना एक यहाँ पे वो सॉल्यूशन आ गया, जिंक सल्फेट और जिंक वो सॉलिड का ना, हमारे पास ये एक सॉल्यूशन आ गया। उसमें क्या है, जिंक सॉलिड के पीपीटी है वो सॉलिड, और जिंक सल्फेट ये एक्वस है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमारा पर्पस है ये जो जिंक सल्फेट है ना, ये जो जिंक सल्फेट हमारे पास है इसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में लेके आना है। जो जिंक सल्फेट यहाँ पे हमारे पास है ना, इसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में वो लेके आना है, प्योर ड्राई फॉर्म में लेके आना है। तो इसके साथ दो चीजें हैं, एक तो ये एक्वस फॉर्म में ये वाटर के साथ है तो ये ड्राई नहीं है। सही है। तो एक तो ये ड्राई नहीं है, दूसरा ये प्योर नहीं है। प्योर क्यों नहीं है, क्योंकि वो सॉलिड इसके साथ है। तो हमें यहाँ पे वो दोनों काम करने हैं। इसको इसकी इम्प्योरिटी भी सिर्फ रिमूव करनी है। देखो जिंक सॉलिड तो ये फिजिकल इम्प्योरिटी है, तो फिल्ट्रेशन के जरिए रिमूव हो जाएगी। देन उसके बाद हमें वो ड्राई करना है। फिर हमें एक पूरी सीरीज चलानी है ये एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन की, ताकि ये ड्राई हो ये हो सके। ठीक है। तो देखो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं। अच्छा अब आपको देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरा एक सीरीज ऑफ स्टेप्स को चलाते हैं जिससे पूरा एक्सपेरिमेंट होता है। देखो स्टेप वन था जो हमने किया है। स्टेप वन क्या था, जहाँ पर हमने जिंक सल्फेट जिंक का रिएक्शन किया था H2SO4 से ना। तो यहाँ पर यहाँ पे हमारे पास क्या था, जिंक जिंक पाउडर को हम ये ऐड कर रहे थे किसमें, H2SO4 के वो सॉल्यूशन में। ठीक है। जिंक सल्फेट को हम H2SO4 के सॉल्यूशन में ऐड कर रहे थे, जिससे हमारे पास क्या बन रहा था, जिंक सल्फेट बन रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, आफ्टर एक्सपेरिमेंट वन जिंक सॉलिड है
और जिंक सल्फेट का वो सॉल्यूशन है, ये हमारे पास है। अब ये जो हमारे पास आया है पूरा सॉल्यूशन, इसको हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में फिल्टर करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये वो फिल्टर करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये फिल्टर किया। जब हमने ये फिल्टर किया ना, तो पूरा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हमारे पास वो नीचे आ गया। यहाँ पे पूरा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन पूरा यहाँ पे गैदर हो गया हमारे पास। ठीक है, जिंक सल्फेट का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये गैदर हो गया जिंक सल्फेट का पूरा पूरा सॉल्यूशन। और जो जिंक एक्सिस जिंक था वो हमारे पास ऊपर यहाँ पे वो बच गया। जो एक्सिस जिंक था वो ऊपर हमारे पास यहाँ पे वो बच गया। ठीक है, हमने क्या किया, फिल्टर फनल के ऊपर हमने पूरा सॉल्यूशन को डाला। तो जो नीचे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था, लिक्विड था, वो नीचे आके वो जमा हो गया बीकर में। और ऊपर जो फिल्टर पेपर था उस पे जिंक जो है वो अलग हो गया। तो यहाँ से एक को काम तो हमारा हो गया, इम्प्योरिटी तो हमने खत्म कर दी। अब इसको करना है ट्राई। अब आफ्टर द स्टेप 2 हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट का वो सॉल्यूशन है। आफ्टर स्टेप 2 जिंक सल्फेट का एक्वस वो सॉल्यूशन है। अब इस एक्वस वो सॉल्यूशन को थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एवोपरेट करते हैं वाटर को। सी, तो हमने क्या किया, इसको ये एवोपरेट करना स्टार्ट किया। अच्छा, हम कभी भी एट फर्स्ट गो ना 100% एवोपरेशन वो नहीं करते। वो रीजन क्या होता है, थोड़ा सॉल्ट पहले स्टार्टिंग में एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, फिर जब हम उसको एक्सिस हीट करते रहते हैं वो करते रहते हैं ना, तो अगर हम बिल्कुल एक ही टाइम में एक ही पोगो में कोशिश करेंगे कि पूरे का पूरा सॉल्ट ड्राई हो जाए। जो जो सॉल्ट बहुत पहले ही ड्राई हो चुका है उसके टीनेचर होने के चांसेस होते हैं अगर हम उसको और हीट पे करते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक टाइम के लिए हीट करते हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करते हैं, पूरा ड्राई नहीं करते। ठीक है, ये बात याद रखना। एवोपरेशन में जो सॉल्ट की एवोपरेशन होती है उसमें हम सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पे हमने हमने कहा है ना कि हीट द फिल्ट्रेट टू कंसंट्रेट द सॉल्ट सॉल्यूशन। हम किसी भी सूरत इसको प्योर ड्राई में वो नहीं लेके आ रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं। यानी कि जितना एक फुगो में विदाउट डैमेजिंग द सॉल्ट जो ड्राई वो हुआ है उसको ये डैमेज को करे बगैर, उसका नेचर डैमेज करे वो बगैर, जितना ड्राई हो सकता है हो जाए। फिर जब ये ड्राई ये हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, फिर जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे क्या आता है, कंसंट्रेटेड जो वो सॉल्ट है, इस कंसंट्रेटेड सॉल्ट को हम चेक करते हैं इसकी सैचुरेशन, कि कितना वो पानी इसमें एट प्रेजेंट मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक गिलास रॉड को डिप करते हैं। गिलास रॉड के साथ जितना सॉल्ट स्टक हो जाता है, चिपक जाता है, उतनी उसकी सैचुरेशन है। यानी कि जो भी ड्राई सॉल्ट होगा वो वो गिलास रॉड के साथ स्टक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कितनी सैचुरेशन हो चुकी है। टेस्ट फॉर द saturation from time to time by dipping a clean dry cold glass rod into filtrate. If the filtrate is saturated, crystals will form on the glass rod, वो उसके ऊपर स्टक हो जाएंगे। फिर हम यहाँ से सैचुरेशन चेक करने के बाद फोर्थ स्टेप में इसको हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं। क्रिस्टलाइज क्या है, जो भी हमारे पास अब वाटर बच गया है, एवोपरेशन में क्या किया था, एक स्पेसिफिक वो टाइम के लिए हीट किया था, जितना वो वाटर रिमूव हुआ हुआ हमने कंप्लीट ये रिमूवल की तरफ हम नहीं गए। ठीक है, हमने सॉल्यूशन को कंसंट्रेट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप 4 में क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन यूज किया, कंसंट्रेशन लिख दिया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन को हम स्टेप 4 में हीट करते हैं और उसको बिल्कुल एंड तक हीट करते हैं, क्योंकि जो पुराना सॉल्ट था वो भी अब बिल्कुल कूल डाउन ये हो चुका है। जो पहले पुट जब हमने ये एवापोरेशन में जो हमने ये हीट किया, तो जाहिर सी बात है सॉल्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो हमने क्या किया, फिर थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं। जब सॉल्ट पूरा ठंडा ये हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, फिर उसको दोबारा हीट करते हैं। तो जितना भी वाटर रिमेनिंग होता है सारे का सारा रिमूव हो जाता है। ठीक है, when the filtrate is saturated leave it to cool and crystallize। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो हमारे पास सॉल्यूशन आया था उसको हमने ये फिल्ट्रेट किया, एक्सिस जिंक अलग हो गया। स्टेप 2 में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन अलग हो गया। फिर जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन आया था स्टेप 3 में, उसको हमने क्या किया, ये वेपराइज किया है। सॉरी, हाँ, ये एवोपरेशन उसकी करी है उसको।
एवोपराइज किया है, यानी कि उसका वाटर जितना स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या, जितना वाटर रिमूव हो सकता था उतना कर, जितना हो सकता था उतना हमने वो कर लिया, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको हीट किया। इन शॉर्ट हमने स्टेप 3 में कंसंट्रेट किया है सॉल्यूशन को। फिर जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन था उसकी हमने सैचुरेशन चेक करी। इस सैचुरेशन चेक करने के बाद जितना वाटर रह गया था ना, हमने सॉल्यूशन को कूल डाउन होने के लिए छोड़ा, देन हमने उसको क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज का क्या मतलब है, 100% को ड्राई कर लिया, ठीक है। अब जब हमने इसको 100% ड्राई कर लिया ना, अब उसके अंदर कोई भी ये मतलब ये वाटर नहीं है। अब हमें एक जरा एक मेक श्योर वो करना होता है कि भाई इसमें कहीं कोई इम्प्योरिटी तो नहीं पड़ गई है। तो उस मेक श्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिस्टिल जो हमारे पास ड्राई सॉल्ट आ गया, यहाँ से हमारे पास ये बिल्कुल ड्राई सॉल्ट आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास बिल्कुल ड्राई यानी एनहाइड्रस जिंक सल्फेट आ गया। इस एनहाइड्रस जिंक सल्फेट को हम क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर से ये वॉश करते हैं। स्टेप 5 में डिस्टिल वाटर से क्यों करते हैं, क्योंकि वो उसके साथ कोई रिएक्ट नहीं करेगा। सही है वो, हम उसको ये हल्का सा हीट करेंगे और फॉरन डिस्टिल वाटर रिमूव हो जाएगा। जो उसके साथ जो एक्वस जो ये वाटर था वो उसके साथ उसने ये फोर्सेस क्रिएट करी हुई थी, इसलिए हमें इसको पहले एवापोरेट पर कराना पड़ा। फिर हमें इसको क्रिस्टलाइज ये कराना पड़ा, क्योंकि जो ये वाटर इसके साथ था, जो ये जिंक सल्फेट एक्वस वो सॉल्यूशन था, तो उस एक्वस ने इसके साथ ये फोर्सेस क्रिएट करी हुई थी। सही। अब जो हम डिस्टिल्ड वाटर के साथ इसको ये वॉश करेंगे, तो वो डिस्टिल्ड वाटर है, इसको डिसआयनाइज डी आयनाइज वाटर भी वो बोलते हैं। तो वो इसके साथ कोई भी जो है फोर्स क्रिएट नहीं करेगा, वो जस्ट क्या करेगा, जो भी फिजिकल जो भी ये फिजिकल इम्प्योरिटी है वो उसको क्या करेगा, रिमूव वो कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको अगेन ड्राई होने के लिए फिल्टर पेपर या ओवन में वो छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें इसको जो अब हमने ड्राई ZnSO4 को ये वॉश किया है, उसके बाद जो इसमें ये पानी है उसको हमें रिमूव कराने के लिए वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको हमें कोई खास वो मेहनत नहीं वो करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर था। डिस्टिल्ड ये वाटर कोई भी फोर्स क्रिएट नहीं करता वो पानी के, सॉरी, ये किसी भी कंपाउंड के साथ, तो वो ZnSO4 के साथ किसी भी वो किस्म की कोई फोर्स ये क्रिएट नहीं करेगा। उसको हम क्या करेंगे, सीधा फिल्टर पेपर या ओवन में ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसको हम सीधा फिल्टर पेपर या ओवन में ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं इन 6 स्टेप्स में। सबसे पहला वो स्टेप क्या है, रिएक्शन। सबसे पहला स्टेप है रिएक्शन टू प्रिपेयर सॉल्ट। सबसे पहले सॉल्ट प्रिपेयर कर लिया, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जिंक सल्फेट, और यहाँ पे हमारे पास आ गया जिंक और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन आ गया। फिर जो जिंक और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था उसको हमने ये फिल्टर कर लिया। फिल्टर किया तो हमारे पास जिंक एक्सिस जिंक अलग हो गया, और जो था वो अलग हो गया, ठीक है। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ अलग हो गया। फिर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को हमने आगे को भेजा, सही है, और उसको एवोपरेट कराया, यानी कंसंट्रेट को कराया। फिर जो कंसंट्रेटेड सॉल्ट था उसको हमने आगे भेजा स्टेप 4 में, क्या कराने, सैचुरेशन चेकिंग के लिए, ठीक है। फिर सैचुरेशन चेकिंग हुई, फिर हमने इसको आगे को भेज दिया जो कंसंट्रेटेड सॉल्ट था क्रिस्टलाइज करने के लिए, बिल्कुल 100% वो ड्राई होने के लिए। फिर स्टेप 5 में क्या किया, हमने इसको 100% को ड्राई कर लिया। फिर हमें कुछ वो शक था यार कहीं इसमें कुछ इम्प्योरिटी बनाओ, तो उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हमने इसको डिस्टिल वाटर से ये वॉश किया, और फिर उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया फिल्टर पेपर या फिर ओवन में, ताकि वो 100% जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये 6 स्टेप थे, इसमें इसको आप 5 भी बोल सकते हो। सैचुरेशन चेकिंग आपके ऊपर है, चाहे तो लिखो चाहे तो ना लिखो। अगर स्पेस ना हो तो ये सैचुरेशन चेकिंग नहीं को लिखना। तो ये आपके पास क्या था, पूरे एक था सॉल्ट प्रिपरेशन का मेथड था, पूरा एक सॉल्युबल सॉल्ट ये बनाने का, जब आपके पास जो मटेरियल है वो इनसॉल्युबल।